हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। जनरल में जैसे कि जो BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर BSSC के थ्रू जो इंटर लेवल का BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, रेलवे, इन सब का एग्ज़ाम होता है, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। और भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी वीडियो करवाया जा चुका है, काफ़ी करवाए जा चुके हैं, और हिस्ट्री भी कंप्लीट किया गया है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको भी जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सोन, नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है। बी आंसर हो जाएगा। सोन, नर्मदा और महानदी तीनों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट है, जो सतपुड़ा का ही भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है, तो इनमें शेष से भिन्न कौन है? तो इनमें महानदी शेष से भिन्न है। ठीक है, ये देखिए, सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती और सिंधु पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ऐसे बह रही हैं। और ये महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। ये तीनों एक हो गई, एक तरह की हैं, पश्चिम की ओर बह रही हैं। और ये महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, पूरब की ओर बहती हैं, तो ये अलग हो गया। डी आंसर हो जाएगा। नर्मदा, सिंधु, ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपनी डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार महानदी तीन अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इनमें से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, जो पश्चिम वाहिनी नदी है, जैसे नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी जो है, ये एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, और ये महानदी जो है, ये डेल्टा बनाती है, तो यही एस्चुअरी नहीं बनाती है, तो डी आंसर हो जाएगा। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ओडिशा में कौन डेल्टा बनाती है? तो महानदी ओडिशा में डेल्टा बनाती है। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का जमाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? ठीक है, किनमें जल का अभाव है? तो किनमें? साबरमती घाट और ताप्ती घाट में जल का अभाव है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो साबरमती घाट और ताप्ती घाट में जल का अभाव है, तो ए आंसर हो जाएगा। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो अमरकंटक से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से
भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होने वाली होती है। ठीक है, तो अमरकंटक से निकलती है दो महत्वपूर्ण नदियां, जो कि एक उत्तर की ओर बहने लगती है और एक पश्चिम की ओर बहती है और हम अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, ये गलत हो गया। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी हैं केरल में। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली पश्चिम में नदियां हैं। ठीक है, नर्मदा वगैरह बहती है ना, ताप्ती वगैरह पश्चिम की ओर ही बहती हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो आंसर हो जाएगा डी, न तो एक न तो दो। ठीक है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी और कबानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही नहीं है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इनमें से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? नर्मदा की है कि महानदी की, गोदावरी, कृष्णा? तो गोदावरी की इनमें सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, निम्न नदियों में से किसका सबसे सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का, सी आंसर हो जाएगा। नर्मदा का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का 1,41,600 वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी का कितना है? तो 3,12,813 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी का ज़्यादा हो गया गोदावरी का। और कृष्णा का कितना है? तो 2,58,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा गोदावरी का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी गोदावरी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सी आंसर हो जाएगा। 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी भारत की दूसरी गंगा के बाद जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो अभी आपने देखा था गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और ऐसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। और गंगा के बाद दूसरी लंबी नदी गोदावरी ही है। लेकिन प्रायद्वीपीय पूछा जाए तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां कौन है? तो इंद्रावती और प्राणहिता जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, 2 और 3। इंद्रावती और प्राणहिता नदियां जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में प्राणहिता, वर्धा, पेनगंगा, मानेर, चंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना, वेनगंगा आदि हैं। ठीक है,
इस प्रकार वंश, धारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी बहती है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? तो गंगा ही है। सी आंसर होगा। देखिए, गंगा उपर्युक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदियों की वाह लंबाई इस प्रकार है। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, सबसे लंबी है। ठीक है, भारत की वाह नदियों में। और दूसरी कौन सी है? तो गोदावरी है। ठीक है, 1465 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर लंबाई है और महानदी की 858 किलोमीटर। तो सब भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा हो गई और दूसरी गोदावरी हो गई। अगर प्रायद्वीपीय पूछा जाए सबसे लंबी तो वो है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। ये आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो गोमुख से निकलती है। ये आंसर होगा। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। झाला के समीप सिया गंगा नदी भागीरथी में मिलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। और यहीं से फिर ये दोनों गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, देवगंगा के पास, ये देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में ये दोनों जब नदियां मिल जाती हैं तो फिर वहीं से गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो है गोमती। ठीक है, गोमती नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो गोमती है जिसका उद्गम मैदान में है। सी आंसर हो जाएगा। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। तो ये सही बात है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। ये सही है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, ऐसा नहीं है, असतत वाहिनी नदी नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ए सही और आर गलत हो गया। तो सी आंसर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत। सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक इसमें कौन सी नहीं है? तो रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बेतवा है, चंबल है और केन है, लेकिन रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यमुना नदी का बंदरपूछ में है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ। बी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं निकलती है? तो यमुना में नहीं मिलती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है? तो सोन जो है यमुना में नहीं मिलती है। केन मिलती है यमुना में, बेतवा भी मिलती है और चंबल भी मिलती है, लेकिन सोन यमुना में नहीं, ये गंगा में मिलती है। विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सोन गंगा की सहायक है, जबकि केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि सोन गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन केन, बेतवा एवं चंबल जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी मिलती है तो किसमें मिलती है? आप लोग को पता है कि यमुना में मिलती है, ठीक है। बेतवा नदी मिलती है कहाँ? तो यमुना से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? ठीक है, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो इनमें से कौन सी है? तो सोन नदी जो है ऐसे निकल के अमरकंटक की पहाड़ियों से ऐसे उत्तर की ओर बहती हैं और गंगा में मिल जाती हैं, तो सोन नदी ही उत्तर वाहिनी है। सी आंसर हो जाएगा। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट, दाहिने तट की मुख्य सहायिका है। ध्यान रखेंगे, ये उत्तर की ओर बह करके ऐसे और गंगा में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? गंगा में बाएं से नहीं मिलती है, तो सोन ही है जो कि बाएं से नहीं बल्कि दाएं से मिलती है। देखिए, ऐसे गंगा ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो यहाँ से ऐसे सोन निकली और यहाँ निकल गई, तो इसका ये दाएं तट हुआ, ठीक है। इधर जो हो गया ये दाएं तट, इधर हो गया बाएं तट, तो ये इधर से जा करके दाएं की ओर मिलती है, बाएं से नहीं मिलती है। ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो यह यू टर्न बनता है क्यों? तो भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अच्छे संघीय नमन के कारण बनता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अच्छे संघीय नमन के कारण ये यू टर्न बनता है ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। तिब्बत में, एक बार फिर से देख लेते हैं, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो यू टर्न क्यों बनता है? तो भूवैज्ञानिक के तरुण हिमालय के अच्छे संघीय नमन के कारण बनता है। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये यू टर्न भूवैज्ञानिक के तरुण हिमालय के अच्छे संघीय नमन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग जांगबो को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से प्रवेश करती है। आगे असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। ये भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से, ये तिब्बत में जब बहती है इसको यारलुंग जांगपो के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र, ये यारलुंग जांगपो को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। वह पश्चिम तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से प्रवेश करती है, ठीक है। इसी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तिब्बत में यारलुंग जांगपो नदी के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी को जमुना बोलते हैं, और ये असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है? तो मानसरोवर के झील के पास से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं, सतलज भी और सिंधु भी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन है? तो ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है और सिंधु भी है। ये उपर्युक्त सभी हैं, ठीक है, जिसकी मानसरोवर झील के पास से ये नदी का स्रोत है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुबनसिरी। तो उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सी नदी बहती है? तो लोहित और सुबनसिरी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुबनसिरी उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो लोहित और सुबनसिरी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, मतलब सहायक नदी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या उपनदी है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है, सांगपो नाम से। यारलुंग जांगपो या सांगपो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, यारलुंग जांगपो। देखिए, यारलुंग जांगपो या सांगपो भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। यारलुंग जांगपो या सांगपो भी बोलते हैं इसको। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? तो तिब्बत से निकलती है, फिर ये भारत में भी बहती है और फिर बांग्लादेश में भी जाती है। जमुना के नाम से बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, मतलब चाइना वाला एरिया, फिर भारत में भी और बांग्लादेश में भी। ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु की लगभग जो स्रोत बिंदु है एक ही है, क्योंकि मानसरोवर झील के पास से दोनों निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं तिब्बत वाले एरिया में, तो इसके स्रोत बिंदु एक ही हैं। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। पश्चिम घाट की जो नदियां हैं पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये सही है। पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। दूसरा भी सही है। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, तो कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ठीक है। नर्मदा और तापी नदियां जो हैं विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये भी सही है।
ये कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही, तो ए आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? तो यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। ठीक है, इसलिए यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। और दूसरा है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो सिर्फ वन आंसर हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है, इसलिए नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? तो केवल एक आंसर होगा, ए आंसर हो जाएगा। यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो नर्मदा घाटी जो है वो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच ही ये श्रृंखला है। ठीक है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो यह है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच है, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है ना, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये गलत हो गया। ठीक है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, सही हो गया। तो ए गलत और आर सही, तो डी आंसर हो जाएगा। ए गलत परंतु आर सही है, क्योंकि ये डेल्टा की नहीं, नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है और वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, तो आर सही है परंतु कथन जो है ये गलत है, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इनमें से नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, गोदावरी करती है, कावेरी करती है, लेकिन नर्मदा नहीं करती है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा भी नहीं बनाती है, ताप्ती भी नहीं बनाती है। ठीक है, दो हो जाएगा, सी और डी, तो स्टार बना दीजिए। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, पेरियार आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने और अधिक गति के कारण इन नदियों में गाद की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर सकती। ये तीव्र वाहिनी नदियां अपने मुहाने पर गाद का जमाव नहीं कर पाती और गाद सीधे समुद्र में गिर जाती है। मध्य प्रदेश लोग, ये देखिए, नर्मदा और ताप्ती दोनों हो जाएगा, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो दोनों आंसर हो सकता है, तो स्टार बना दीजिए, क्योंकि स्टार हो गया, दोनों आंसर हो सकता है। अगर ई होता कि एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाता, सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो आपको पता है कि ताप्ती जो नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो राजनंदगांव जो है, राजनंदगांव नर्मदा बेसिन का भाग है, ये आंसर हो जाएगा। राजनंदगांव नर्मदा बेसिन का भाग है, ये आंसर होगा।
अन्य नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो कौन सी है इनमें? सतलज नदी जो है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो बी हो जाएगा, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है दूध गंगा नदी। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो ए आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं कौन कौन? गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, और महानदी कृष्णा और कावेरी। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी और महानदी कृष्णा कावेरी, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो डी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे नदियों का प्रवाह किस तरफ है, कौन बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर रही है, कौन अरब सागर की तरफ गिर रही है, कौन पूरब की ओर बह रही है, कौन पश्चिम, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक इसमें से तेल नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। सी आंसर हो जाएगा, तेल नदी कृष्णा नदी की सहायिका नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं कौन कौन सी? कोयना, यरला, डीना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा तथा तुंगभद्रा है। तेल नदी जो है महानदी की एक प्रमुख सहायिका है। ध्यान रखेंगे, तेल नदी जो है किसकी सहायिका है? तो महानदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हगरी सहायक नदी है किसकी? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी। डी आंसर हो जाएगा, हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन सा है? तो शहडोल जिले में अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। ठीक है, और उत्तर की ओर बहती है और फिर गंगा में मिल जाती है। ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो शहडोल जिले में अमरकंटक, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने में सही, तो उत्तर से दक्षिण की ओर तो किशन गंगा, फिर गंगा, फिर वेन गंगा, फिर पेन गंगा। सबसे उत्तर में किशन गंगा, फिर उसके बाद गंगा, उसके बाद वेन गंगा, उसके बाद पेन गंगा। तो क्रम सही है, ए आंसर हो जाएगा। सबसे उत्तर में किशन गंगा, उसके दक्षिण में गंगा, उसके दक्षिण में वेन गंगा, उसके दक्षिण में पेन गंगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपर्युक्त नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम इस प्रकार है, पहला किशन गंगा, फिर उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद वेन गंगा, उसके बाद पेन गंगा। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3, 4 से अंकित नदियां क्रमशः हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 चित्र में कौन सा अंकित करता है ये? तो ये है, एक गंडक है, ये दूसरे पे गंगा है, तीसरे पे गोमती है और चौथे पे घाघरा है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंडक,
गंगा, गोमती और घाघरा। ठीक है, सी आंसर होगा। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर से निकाला गया है दामोदर नदी को। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह किसकी है? तो हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जो है जाकर के हुगली में मिल जाती है, बी आंसर हो जाएगा। दामोदर जिसकी सहायक नदी है तो वो है हुगली, बी आंसर हो जाएगा। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर को शोक कहा जाता था। ठीक है, दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। भी पूछा जाता है कि दामोदर कहाँ से उद्गमित होता है? तो छोटा नागपुर पठार से। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियाँ, दामोदर की सहायक कौन कौन सी है? बराकर, जमुनिया, बरकी आदि हैं। यह रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई कोलकाता के 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो बराकर, जमुनिया और बरकी है। और ये जो है दामोदर किस में मिलती है? तो फिर हुगली में मिल जाती है। कोलकाता के 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। और ये भी पूछा जाता है, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और ये छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती हैं दामोदर। ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। और बंगाल का शोक भी बोला जाता था इसको, दामोदर को। पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। आप लोग को पता है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न वलन डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी है? तो वो है दामोदर नदी। पूर्व की ओर बहने वाली, ये पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, दामोदर पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है? तो वो है दामोदर, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नावलन डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो ये है दामोदर। ठीक है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दामोदर इनमें सबसे प्रदूषित है। गोमती, पेरियार, दामोदर और महानदी, तो दामोदर इनमें सबसे प्रदूषित है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डेजर्ट होकर रह गई है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित कौन सी है? लूनी नदी है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी है, सी आंसर हो जाएगा। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। ये भूमि बंधित नदी है, इसी को बोला जाता है लूनी को भूमि बंधित नदी। ये कहाँ से निकलती है लूनी नदी? देखिए लूनी नदी, थोड़ा डिटेल्स देखें। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः
इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता, शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। लूनी जो है समुद्र में नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको भूमि बंधित नदी बोलते हैं, लूनी को, काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? तो घग्गर नदी जो है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, बी आंसर हो जाएगा। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे ज्यादा नदी पथ परिवर्तन कौन किया है? तो कोसी नदी जो है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। इसको बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है तो कोसी नदी है, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी है, ठीक है, कोसी नदी, सी आंसर हो जाएगा। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिनमें अरुणा प्रमुख है। यह गोसाई थान के उत्तर से निकलती है। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो आप लोग को पता है कि कोसी नदी ही अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है तो वह कौन सी है? तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है तो वह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, डी आंसर हो जाएगा। खारी नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की सहायक नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? तो कोसी नदी का निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? तो कोसी का स्रोत हिम नदों में नहीं है। यमुना का है, अलकनंदा का है और मंदाकिनी का है, लेकिन कोसी का स्रोत हिम नदों में नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से पानी आता है त्रिवेणी नहर में, सी आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी में अपना मार्ग परिवर्तन किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो कोसी नदी थी वो, सी आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक भी कहा जाता है इसे, ठीक है, बिहार का शोक किसको बोला जाता है? तो कोसी नदी को ही बोला जाता है। कोसी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थान नेपाल, तिब्बत और सिक्किम की चोटी है। कोसी की लंबाई 720 किलोमीटर है। भागलपुर के समीप यह गंगा में समाहित हो जाती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, कोसी नदी को, ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बिहार का शोक किसको बोला जाता है? तो कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए तो श्योक उत्तर में है, फिर उसके दक्षिण में जासकर, उसके दक्षिण में स्पीति और उसके दक्षिण में सतलज है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से कौन सही अनुक्रम कौन सा है? तो श्योक है, उसके दक्षिण में जासकर है, उसके दक्षिण में स्पीति और उसके दक्षिण में सतलज है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है?
तो संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो मयूराक्षी नदी के तट पर। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो मयूराक्षी नदी के तट पर। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम हैं? तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए राज्यों और नदियों का नाम है कौन सा? तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में केन और बेतवा को जोड़ने की परियोजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन और बेतवा। बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी के मध्य, ठीक है, समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है? तो बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है? तो बेतवा नदी पर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो वो है राजघाट बांध, जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित है इनमें से? ठीक है, तो चंबल सहायक और मुख्य नदी। चंबल किसमें किसकी? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बाकी नहीं है। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो केवल 3 आंसर हो जाएगा, मतलब डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। नहीं, ये गलत हो गया। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? नहीं। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर, जो दक्कन पठार है अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, तो ये सही है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। ठीक है, सही है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, तो सही है। मतलब ए गलत और आर सही, मतलब कथन गलत हो गया, कारण सही है। तो ए गलत परंतु आर सही, तो टी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिगवी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, पूर्व की ओर नहीं बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो वो है चेनाब नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है चेनाब नदी पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो वो है चेनाब नदी पर, बन के तैयार हो गया है। भारत की चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है महात्मा गांधी सेतु। ध्यान रखेंगे, ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इनमें से कौन सा? ये तो सतलज हो गया, जो कि चीन मतलब तिब्बत वाले इलाके से मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है। ठीक है,
तो डी आंसर हो जाएगा। इसी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। निम्नलिखित किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षस ताल झील है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सीप की लाद दर्रे हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो ब्रह्मा की सहायक नदी है कपिली। डी आंसर हो जाएगा। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। नदी और सहायक नदी, ठीक है। गंगा की सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सहायक नदी सोन, आपको पता है गंगा की सहायक नदी सोन है। गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है। कृष्णा की सहायक नदी कौन है? तो कृष्णा की भीमा है। और यमुना की कौन है? तो केन है। ठीक है, ए का चौथा, तो डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए, ताकि इस तरह के और भी उपयोगी वीडियो और भी सब्जेक्ट के आपके लिए लाए जा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।